गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद और भगवान से प्रार्थना भी यही करता हूं। तो आइए आज शुरू करते हैं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 1325 तक का फुल सॉल्यूशन दिया जा चुका है। आज हम लोग 1326 से आगे देखेंगे। जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं वॉल्यूम 2 2700 प्लस जो बहुत मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया है। उसे भी जरूर देखना प्रारंभ कर दें ताकि एग्जाम से पहले समाप्त हो जाए। तो फटाफट वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1326 क्वेश्चन मिलाते चलना है। ऑप्शन बहुत मजेदार। एक मूलधन का परिपक्वता मतलब मिश्रधन मूल्य वार्षिक चक्रवृद्धि 25%, दर दिया हुआ है 25%, सीआई का नाम हो गया है और 2 वर्ष है। जो परिपक्वता मूल्य हो जाता है वो है 15,625। ये कॉमा है, दशमलव देखने में लग रहा है क्योंकि ऑप्शन देखिए सभी में कॉमा है दिया हुआ। तो 15,625 मिश्रधन है, परिपक्वता मूल्य है। तो मूलधन ज्ञात करें। हम सभी जानते हैं मूलधन अपने आप में 100% होता है। 2 वर्ष का सीआई निकालने का आसान तरीका आपको बताया है 2r + r²/100। वैसे चैप्टर में तो मैं डिटेल से बताऊंगा। 2r मतलब 25 दूनी 50, फिर 25 के स्क्वायर 625/100। वैसे याद भी रखना है। तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो ये 56.25 हो जाएगा। ये सीआई होगा। लेकिन हमें तो मूलधन चाहिए, मिश्रधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन अपने आप में होता है 100%। तो ये 15,625 परिपक्वता मूल्य मतलब मिश्रधन है। तो इसकी तुलना मिश्रधन से, मिश्रधन 100 प्लस ब्याज, तो 100% मूलधन होता है, ब्याज 56.25, तो 156.25 हो गया। मतलब मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से मूलधन ज्ञात करना है 100 से। काट दो, कितना आसान से बन गया। पॉइंट से काटेंगे इधर 100 से, इतना कट गया 15,625 से 15,625 बच गया 1 पर 4 शून्य 10,000। ये सारे टॉपिक चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ सभी में समाप्त करूंगा। तो जो भी कमजोरी है आप टॉपिक वाइज मास्टर वीडियो भी मैं बनाया हूँ, उससे अपने कमजोरी को सुधारते चले। बहुत सारे विद्यार्थी का होता क्या है कि वो अपने कमजोरी को लेकर रोते रहते कि मेरा ये चैप्टर कमजोर है, मुझे इससे डर लगता है। लेकिन उनके पास एनफ समय है कि आप सुधार सकते हैं जो आपका कमजोरी है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 10,000, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1327 से 29, मतलब कि आप जो है यहाँ 3 क्वेश्चन 27, 28, 29 देखेंगे। टेबल आपके पास है। बोला है निम्नलिखित सारणी एक बस्ती में फोन के उपयोग पर हुए सर्वेक्षण को दर्शाती है। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। आयु वर्ष दे रहे 4 से 12 वर्ष, 13 से 19, 20 से 60 और 60 से अधिक। बेसिक फोन, स्मार्टफोन और कोई फोन इस्तेमाल नहीं करने वाले की संख्या भी नीचे तक दिया हुआ। अब फटाफट डायरेक्ट बनाते हैं। जब भी टेबल आता है और हर शिफ्ट में टेबल पूछा गया था एनटीपीसी पिछला वाला में, तो आपको क्या करना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जोड़ देना। समझिए कि आधा तो वहीं सोल्व हो गया। फिर आ जाइए 1327 देखिए। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में या तो अनुपात या तो फिर आपका औसत या तो प्रतिशत, ये तीनों से ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। फोन का प्रयोग करने वालों और ना करने वालों का अनुपात, फोन का प्रयोग करने वाले और ना करने वाले का अनुपात। तो बोले सर फोन का प्रयोग करने वाले को यदि बेसिक फोन के मतलब बेसिक फोन और स्मार्टफोन दोनों, तो बेसिक जोड़ा जाए तो 300, 550, 850 और 600, 8 से 14, 1400, 2800, 1700 प्लस यदि स्मार्टफोन 500, 1600, 16 5 2100 और 1000, 3100 और 300, 3400। ये हो गया फोन का प्रयोग करने वाले। और ना करने वाले जोड़िए 100, 100, 200 और 3, 500, 5 और 6, 1100। अब जोड़िए 1700, 3400, 5100 और ना करने वाले 1100। काटेंगे, अब तो काट ही नहीं रहा। 51:11, यही आपका आंसर होगा। आप मिला सकते हैं। 51:11 हो गया फोन का प्रयोग करने वालों और ना करने वालों का अनुपात, जो आपका दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1328 देख लो। कितने स्मार्टफोन प्रयोक्ता ऐसे हैं जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है? तो ग्राफ ऐसा दर्शाया गया कि 4 से 12 वर्ष
उसके बाद 13 से 19 वर्ष, तो 13 से 19 वर्ष के बीच में भी तो कुछ कुछ 16 वर्ष के होंगे, और 13 से 19 वाला जो है स्मार्टफोन प्रयोक्ता 1600 है। इसमें 16 वर्ष का कितना होगा ये कंफर्म नहीं, तो इसे 16 वर्ष से ज्यादा, तो मान लिया 20 से 60 है तो वो भी 16 वर्ष से ज्यादा हो जाता, 60 और उससे अधिक है वो भी 16 वर्ष से अधिक ही आ जाएगा। लेकिन 13-19 के बीच वाला से कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता ही नहीं चलेगा कितना 16 वर्ष से अधिक वाला है, क्योंकि इसमें 16 वर्ष से कम वाला भी है, तो नहीं पता चलेगा। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका दिख रहा है। क्लियर है? ये हुआ 1328 का। 1329 भी यहीं पे खत्म कर देते हैं। कह रहा है क्या 1329 में कि 20 या उससे अधिक आयु समूह की तुलना में, 20 या उससे अधिक, 20 या उससे अधिक आयु की तुलना में 13 से 19 आयु समूह में स्मार्टफोन कितना अधिक है? 13 से 19, 20 या उससे अधिक और 13 से 19 तक के स्मार्टफोन में कितना अधिक है? तो पहले 20 या उससे अधिक वाला स्मार्टफोन आते हैं, तो 20 से 60 वाला भी 20 से अधिक ही हो जाएगा, और 60 से अधिक जो भी हो जाएगा वो भी 20 से अधिक हो जाएगा। तो 20 से 60 तक में स्मार्टफोन का प्रयोग करने वाले देखिए 1000 है, और 60 से अधिक वो भी तो, उसको भी तो 20 से अधिक बोल, वो है 300, तो कुल मिला के 1300 हो गया 20 या उससे अधिक। लेकिन 13 से 19 वाला स्मार्टफोन का प्रयोग करने वाले की संख्या 1600 है। आप देख लीजिए, तो देखिए तो इसकी तुलना में जो 13 से 19 है वो कितना अधिक है? तो बोले कि सर 1300 है, यह 1600, यानी 300 अधिक है, यानी 20 या उससे अधिक उम्र वाले की तुलना में 13 से 19 उम्र वाला जो है वो स्मार्टफोन प्रयोग करने में 300 अधिक है। और 300 अधिक है तो ऑप्शन मिला लीजिए, आपका आंसर दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर हो गया, टेबल का तीनों क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मैं जाता हूं आप बना लीजिएगा, लेकिन आप अभी बने हुए को भी बनाते चलिए तो समय पे बहुत कमांड होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप समय रहते सभी क्वेश्चन को टच कर पाइएगा। इसलिए इजी क्वेश्चन को भी नहीं छोड़िए, अभी समय इसका इस्तेमाल करिए। क्या करना है, बैठे बैठे कुछ ना कुछ करिए, और हार्ड क्वेश्चन है उस पर भी कमांड आपको करना है। बेहद समय आपके पास मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1330 देखिए। दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 20,000 है, उन पर 8% 12% की छूट दी जाती है, तो कुल विक्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सिंपल है भाई, देख लो, पहला है 15,000 क्रय मूल्य या अंकित मूल्य जो भी बोलिए, और दूसरा है 20,000। लेकिन बोला जा रहा है क्या कि इस पर छूट भी मिला है 8% और 12%, तो अपने आप में 100% है, 8% छूट मतलब 92 प्लस ये भी अपने आप में 100% है। कोई भी राशि अपने आप में 100%, यहां पर भी बोल रहा 12% छूट, तो गुना कैसे 88 से। अब क्या काट दीजिए, टोटल आ जाएगा, यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, अब क्या है गुना कर दीजिए, ये वाला 1 शून्य बच गया, 15 दूनी 30 के 0 बचा 3, 15 9 135 और 3 138 प्लस यहाँ 2 शून्य, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, आप जोड़ दीजिए, जोड़िए। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, देना क्या है, बस जोड़ के आंसर मिला लीजिए, बिल्कुल आसान है, आप मिला सकते हैं। 6 8 14 तो ऐसे ही नजर आ रहा है, अंत में 400 हो ही जाएगा। तो देखिए ना 17 और 13, 17 13 30 और 6 8 14 यानी 31,400 तो ऐसे ही दिख रहा है। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1331, बहुत आसान भी और बहुत मजेदार भी। आगे सभी क्वेश्चन मजेदार हैं, टोटल अंत तक सॉल्यूशन करवाऊंगा, जैसे वॉल्यूम 2 का करवा चुका हूं। यहां देखिए, एक आदमी 8 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? तो पहले तो समय दिया हुआ है कितना, समय बराबर दिया हुआ 8 मिनट, और दूरी दिया हुआ है कितना 2 किलोमीटर। क्लियर है? तो बोला उसकी गति क्या है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो गति मैंने चाल होता है, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, दूरी तो हो गया 2 किलोमीटर, समय है 8 मिनट, तो आप इसको घंटा में बदलो, चूंकि किलोमीटर के साथ समय घंटा में, तो बोले सर घंटा में बदलना है तो 60 से भाग, तो ये 60 उलट के ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? अब 2 से 2 चौका 8, 15 से 15 चौका 60,
यानी आप कह सकते हैं कि उसका गति जो होना चाहिए वो होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका दिखा रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1332। एक वस्तु 25% के लाभ पर 290 में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वैसे तो हम सभी जानते हैं क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, लेकिन 290 भी क्रय मूल्य है। 290 में बेचने से उसको 25% लाभ हुआ है, तो 290 की तुलना 125 से करेंगे। 125 से और क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 से काट दो। 25 से 25 चौका 100, 25 25 5 से काटोगे तो ये कटेगा 25 बचा 4, 8 बचे 40, 58 को 4 से गुना कर, 8 चौका 32 के 2, बचा कितना? तो बच गया 3, उसके बाद 4 बचे 20 और 3 23। फाइनली हम लोग का आंसर आया 232, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य होना चाहिए 232 रुपया। ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1333 देख लो। यदि एक संख्या के 3/4 का 2/5, एक संख्या के 3/4 का 2/5 36 है, तो उस संख्या का 2/3। तो पहले संख्या मान लो, संख्या ले लो p। तो बोल रहा है कि एक संख्या के 3/4 मैंने 3/4, एकदम जो कह रहा है वो लिख देगा। 3/4 का मतलब गुनाई होता है, 3/4 का 2/5 जो है वो 36 है, तो उस संख्या का 2/3। पहले संख्या निकाल लेते हैं फिर 2/3 ज्ञात कर लेंगे। एक संख्या का 3/4 का 2/5 36 है, काट लो भाई। 3 दूनी 6, 6 से 6 छक 36, तिरछा गुना p बराबर 4 5 20, 20 के 120। यदि संख्या पूछा होता तो आंसर 120, लेकिन पूछ रहा संख्या का एक तिहाई नहीं 2/3। संख्या का 2/3 मतलब 2/3। 3 से काटेंगे 40 तिहाई 120, 40 दूनी 80, मतलब संख्या का पहले तो संख्या 120 आया, फिर उसका 2/3 जो ज्ञात किया वो आया 80। आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1334 देख लीजिए, मजेदार ही है। कह रहा है 36 और 63 का HCF। बोले सर इसको बताने की क्या जरूरत है? 36 और 63 का HCF तो आप ज्ञात ही कर लोगे। HCF मतलब कॉमन फैक्टर, कौन है जो दोनों को काट सकता है? अभाज्य फैक्टर में तोड़ दिए, 9 चौका 36, 9 सत्ते 63। देखिए 9 यहाँ भी कॉमन है, 9 यहाँ भी कॉमन है, यानी HCF कितना हो गया? 9। यहाँ पे इन दोनों का HCF हो गया 9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1335, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। tan थीटा प्लस cot थीटा के होल स्क्वायर बराबर क्या? तो यदि हम इसको tan cot में ही रख के तोड़ते हैं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान तो 1 होता नहीं, तो वो तो टूटेगा नहीं। उससे अच्छा है कि इसको sin cos में बदल लो। tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, cot को लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। इसका होल स्क्वायर रहने देते हैं। अब अंदर में ही LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? sin थीटा इंटू cos थीटा। sin इधर आएगा तो sin से गुना होगा sin स्क्वायर थीटा, cos इधर गुना होगा cos स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। अब आप जान लो कि ये जो हो जाता है इसका मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और नीचे हो जाएगा, नहीं तो अभी स्क्वायर ही रहने दो, sin थीटा इंटू cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब ना चूंकि इंटू है तो ऊपर कर देते हैं दोनों का, तो ये 1/sin 1/cos, तो 1/sin जो बनता है वो cosec बनता है। एकदम बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री, और एडवांस में चल रहा है। बीच में थोड़ा सा गैपिंग हुआ था, तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण, तो बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आया था कि सर एडवांस नहीं चलेगा। वो रेगुलर चलेगा, जैसे मेंसुरेशन आप जल्दी खत्म करूंगा उसके बाद में फिर ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू होगा। तो 1/sin cosec और 1/cosec sec, और ये पूरे का स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर, यानी cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। यही आपका आंसर होना चाहिए। cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, या इसी को उल्टा बोल सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी दर्शा रहा है। इतना समय आपको नहीं लगेगा क्योंकि आप फास्ट कैलकुलेशन करिएगा, मैं तो समझाने में समझ लेता हूँ। cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा या sec इंटू cosec, इंटू में है तो कोई पहले, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ऐसा दर्शा रहा है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1336 बोला इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यदि आप मेरा एक मास्टर वीडियो वाला सीरीज आप देख रहे होंगे
बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक का मास्टर वीडियो मैंने बनाया और आगे भी मैं बनाते रहूंगा आप सभी के लिए। तो उसमें मैंने एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। बेसिकली सभी विद्यार्थी को उसको पढ़ना चाहिए, प्लेलिस्ट में मिलेगा या लास्ट में वीडियो आइकन मिलेगा आपको। इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन उससे पूछता है और उसमें मैंने बहुत ही शॉर्टली तरीका से आपको तोड़ने के लिए सिखाया। फैक्टर देखिए एकदम हॉट ट्रिक से मैं बताता हूँ। 48 को ऐसा तोड़िए कि घटा के 13 है। बोले घटा के क्यों, जोड़ के क्यों नहीं? क्योंकि माइनस इधर प्लस इधर माइनस रहे तो बीच वाला घटा के। तो बोले सर घटा के 13 आने के लिए 16 दिया, 48 इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। उसमें भी 16 को माइनस लेना पड़ेगा और 3 को प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस 13 लाना। बस अब क्या हो गया आंसर, x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 3। यही तो फैक्टर हो गया, यही तो हम लोग से पूछ रहा है, यही इसका हो गया गुणनखंड। कितना आसान से। इसी प्रकार से हॉट ट्रिक से बड़े इक्वेशन का भी मैंने गुणनखंड तोड़ना सिखाया है, वैल्यू ज्ञात करना सिखाया, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 3। ऑप्शन मिला लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1337, बहुत ही आसान है, पीछे भी आया था। क्या है, 37 1 है, फिर f है, फिर 8 है, 8 है, फिर 2 है, फिर 5 है, 11 से विभाजित है। जैसे ही 11 है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर 11 से विभाजता का नियम, 11 से स्पेशल विभाजता का नियम वाला जितना अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है मैं अपने बेसिक वाला असाइनमेंट में जमा किया, वो सारे एक बार समाप्त कर दूंगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो बड़ा अफसोस होगा। तो 11 से विभाजता का नियम आप पढ़े होंगे बचपन में ही कि अल्टरनेट मतलब एक गैपिंग करके संख्याओं का योग का अंतर या तो शून्य होना चाहिए या 11 का गुण, जैसे 11 22 33 ऐसे होना चाहिए। तो पहला तीसरा 1 3 1 4 4 और 8 12 12 और 5 17, तो ऊपर 17 हो गया। तो नीचे ये जो अल्टरनेट जोड़ के 17 ही आना चाहिए या इतना आना चाहिए कि घटा के 11 आना चाहिए। तो 7 तो ऐसे ही हो गया, 7 ये पता नहीं है, आई वाला 2, तो 7 और 2 9, आई वाला f यानी 9 प्लस f। तो बताइए ये 17 है तो निश्चित है इसको भी 17 ही बनाना पड़ेगा, तभी तो घटा के 0 आएगा। तो 9 में क्या जोड़े कि 17? तो बोलिए सर आप तो एक ही उपाय है कि 8 जोड़े, 9 में 8 जोड़ेंगे तभी तो आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का f का मान होगा 8 और 8 आपका दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1338, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, रेशियो का, आसान भी। दो संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या दूसरी संख्या 4 5 है। यदि दोनों में से 5 घटाया जाए, मतलब प्रत्येक में से 5 घटाया जाए तो अनुपात 3 4 हो जाता है। यदि आप रेशियो पूरा पढ़ लिए होंगे, रेशियो मैंने पूरा अपने असाइनमेंट और महेश मिश्र बुक से समाप्त कर दिया है, जरूर देखिए। तो उसमें पढ़ाए थे अंतर समान करना वाला एक स्पेशल टाइप है कि जब समान राशि जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अंतर समान। यहाँ बोल रहा है दोनों में 5 घटाया जाए, मतलब प्रत्येक में 5 घटाया जाए तो अंतर सेम रहना चाहिए। ऊपर 4 5 1 का अंतर, 3 4 1 का अंतर, अंतर सेम ऑलरेडी, सेम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 5 की कमी, यहाँ देखिए 5 से 4 हो गया, 1 की कमी, यहाँ भी देखिए 4 से 3 1 की कमी। तो कमी की तुलना कमी से, 5 की कमी है 1 की कमी, पूछ रहा है बड़ी संख्या। तो कभी भी पूछता है जनरली तो प्रारंभिक बना, बड़ी संख्या 4 और 5 में बड़ा कौन है 5, तो 5 से, तो 5 5 25, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए 25, जो दर्शा रहा है ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1339, बहुत ही आसान। एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त बिल्कुल आप पढ़ रहे होंगे, अर्धवृत्त इसे कहते हैं, अर्धवृत्त, ये तो मैंने अर्धगोला बना दिया। अर्धवृत्त का परिधि, यदि आप मेंसुरेशन पढ़ोगे तो बहुत ही बेहतर ढंग से बताया था। परिधि होता है पाई आर और प्लस 2 आर। बोले क्यों सर? परिधि मतलब परिसीमा, तो पूरा वृत्त का 2 पाई आर होता है तो आधा वृत्त का पाई आर, और ये वाला भाग भी तो परिसीमा ही हो गया, त्रिज्या आर होता है तो 2 आर। तो अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर प्लस 2 आर। लेकिन एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि क्या है? तो परिधि चल दीजिए, व्यास दिया हुआ है कितना, इसका व्यास है 28, तो निश्चित त्रिज्या कितना होगा 14। तो पाई का मान 22/7, आर कितना
14 प्लस 2 r कितना 14, या तो कॉमन भी r ले सकते थे। यहाँ देख लीजिए 7 से 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 प्लस 14 दूनी 28। 44 और 28 को जोड़ा जाए तो ये जोड़ने के बाद 72 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इस अर्धवृत्त का जो परिधि है वो आया 72 सेंटीमीटर। जो आप अपने ऑप्शन से मिलाइए तो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13-40। एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए कार की गति में कितनी वृद्धि करनी होगी? कितनी वृद्धि करनी होगी? उतने ही समय में दूरी 1.5 गुना, मतलब समझिए 6 घंटा में कितना चल रहे हैं? 240 किलोमीटर। अब कहता है 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में, उतने ही समय मतलब 6 घंटा में 1.5 घंटा दूरी 1.5 गुना, 1.5 गुना यानी 3/2 गुना, इसी को 1.5 गुना कह सकते हैं। 1.5 गुना दूरी तो 240 का 1.5 गुना करिए ना, 240 का 1.5 गुना, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 360 किलोमीटर जाना है। तो पहले आप 6 घंटा में जा रहे थे कितना? 240। आप जा रहे हैं कितना? 360। तो पहले आपका चाल कितना था? चाल बराबर दूरी बटा समय 240 बटा 6 यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हो गया 360 बटा 6 मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना वृद्धि करना होगा चाल में? तो वही पूछ रहा है कितनी वृद्धि, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि। कितना आसान से हो गया। पहले 6 घंटा में 240, उतने ही समय में 1.5 गुना दूरी मतलब 360। 6 घंटा में 240 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 घंटा में 360 मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना वृद्धि? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13-41 देख लीजिए, बहुत ही मजेदार। सुस्मिता 900 रुपये 6% साधारण ब्याज की दर पर लेती है। 4 वर्ष के बाद कितनी राशि वापस करनी होगी? मतलब आपसे जो पूछ रहा है वो है मिश्र धन। 900 रुपये लेती है तो जो उधार लिया जाता है वो होता है मूलधन, और मूलधन अपने आप में होता है 100%। तो 900 की तुलना 100 से कर दिए, और 6% है 4 वर्ष है। आप पहले ही जानते हैं कि ए साई जो होता है दर गुना समय, 6 चौका 24, तो 24 तो ए साई हो गया। लेकिन कितना चुकाएगी या कितना भुगतान करेगी मतलब, या कितना वापस करेगी मतलब मिश्र धन। तो 100 प्लस ब्याज मतलब 124। 2 शून्य से 2 शून्य, 9 चौका 36 के 6 बचा 3, 9 दूनी 18, 3 21 के 1 बचा 2, 9 इकाई 9 2 11, यानी उसको वापस करना होगा 4 साल के बाद 1116 रुपया। और 1116 रुपया आपका ऑप्शन दर्शा रहा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13-42 जरा ध्यान दीजिए। हल करें 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 बराबर है x माइनस 3। हल करना मतलब x का मान ज्ञात करना। बोले सर ये तो 2 3 का बच्चा कर देगा, लेफ्ट राइट शिफ्ट करना है। x को इधर लाएगा 2x माइनस x, उधर -3 बच रहा है, जाएगा -4। 2x में से x घटेगा तो एक x बचेगा, -3 -4 तो दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो -7। यानी हल करके x का मान आया -7। लेकिन बहुत सारे बच्चे वो जानते हैं कि हमसे बन जाएगा, लेकिन वो बनाते नहीं, प्रैक्टिस कम करते हैं, जिसके कारण होता क्या कि ऐन मौका पे तेज करने के चक्कर में कभी कभी -7 के स्थान पे +7 ऐसे करके जहां आंसर मर आ गया, सोचे कितना अफसोस होगा। इसलिए इजी क्वेश्चन को भी आप रिवाइज तो करते ही चलो, टोटल क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13-43 तो आपके लिए मैं छोड़ूंगा क्योंकि होगा वही है 13-42 वाला के जैसा ही। यहाँ भी सिर्फ हल करना है, यहाँ x का मान निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ बराबर बीच में नहीं है। सिर्फ फैक्टर तोड़िए और जोड़ घटा के जो भी आता है x के रूप में ही ऑप्शन से मिला लीजिए, तो आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13-44 देखने में तो बड़ा है सिर्फ क्वेश्चन, लेकिन एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से दुगना सक्षम है। कार्तिक टाइमर का क्वेश्चन आ गया। कार्तिक राजू से दुगना सक्षम है। सक्षम के मतलब हुआ क्षमता ज्यादा है। राजू का क्षमता 1 तो कार्तिक का 2, कभी भी दुगना तिगना जिससे उसको 1 मान।
राजू से दुगना सक्षम है तथा वे दोनों मिलकर 20 दिन में, तो राजू अकेला कितने दिन? दोनों मिलकर तो 2 1 3 की क्षमता से 20 दिन में, तो राजू अकेला 1 की क्षमता से D दिन में। तो D बराबर हो गया 20 या 60 दिन, यानी राजू जब अकेला करेगा तो 60 दिन समय लेगा। ऑप्शन नंबर बी। टाइमर का आप मास्टर वीडियो देखना ना भूलिए, उसको देख लीजिए तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल छूटने का कोई संभावना नहीं और समय का भी बहुत बचत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1345 बहुत देर के बाद आया ऐसा वाला क्वेश्चन, स्टार्टिंग में बहुत सारा मिला है। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला भी सभी का बता चुका हूं। tan A बराबर 15/8 है, 15/8 है, और इधर tan B बराबर जो है वो है 7/24। तो सबसे पहली बात तो यह है कि tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब 15 आधार 8 जैसे आया तो कर्ण आ गया होगा माइंड में 17, 8 15 17। क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो लंब आधार कर्ण का ये 6 वो बोलता हूं कि ये हॉट ट्रिक है, 99 के 100% इसी में पाइथागोरस में इस्तेमाल होता है, चाहे वो ट्रिको हो, मेंसुरेशन हो या ज्योमेट्री हो। पहला है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 और 20 21 29। इसी को दुगना तिगना चौगना कर करके बार बार इस्तेमाल करते रहता है। लंब आधार चेंज हो सकता है, कर्ण फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही देखिए 8 15 तो 17, अब यहाँ भी लंब बटा आधार, लंब और ये आधार, तो कर्ण माइंड में आएगा कि 25 होगा। ठीक है, तो कर्ण माइंड में आएगा तो अब पूछ क्या रहा है, cos A माइनस बी। अब sin A प्लस बी, sin A माइनस बी का भी बताए थे, tan वाला भी आया था। cos A माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। यही फर्क होता है sin और cos में। sin वाला में प्लस वाला का प्लस, माइनस वाला का माइनस, लेकिन cos वाला में प्लस वाला का माइनस, माइनस वाला का प्लस। तो cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। तो cos A, तो cos A cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो A के लिए आधार है 8, कर्ण है 17, गुना cos B, B के लिए आधार है कितना 24 और कर्ण है 25, प्लस sin A, A के लिए लंब बटा आधार होता है तो A के लिए लंब है 15, लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण है 17, sin B उसके लिए लंब है 7 और कर्ण है 25। 17 गुना 25 करेगा 425, यहाँ भी 17 गुना 25 425, तो दोनों में एलसीएम यदि लिया जाए तो 425 ही होगा। अब इधर जोड़िए 24 8 192, प्लस है तो प्लस, 15 7 105। अब जोड़ दीजिए 2 और 5 7, उसके बाद देख लीजिए 9 और 0 9, 1 और 1 2, 297 बटा 425, यही आपका आंसर होना चाहिए। आप ऑप्शन मिलाइए, कागज ऐसा है 297 बटा 425 पहला ऑप्शन ही है, आप मिला सकते हैं, अपना ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1346 देख लो फटाफट। जोशी एक बस 15% की हानि पर 5100 में बेचता है, ये तो तुरंत बन जाएगा। 5100 की तुलना 85 हानि पर बेच रहा है ना भाई, क्रैमुल अपने आप में 100 होता है, 15% हानि तो 15 घट गया, तो बोल रहा है 15% लाभ पाने के लिए कितना बेचना होगा 115। अब क्या इसको तो काट ही सकते हो ना, तो इसका कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट में दे देना है, बस इसको कैलकुलेट कर देना है, इजी वे में 17 से ऊपर नीचे कट ही जाए। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1347, कुछ खास नहीं है, सिर्फ तुलना गुना करना है। 288 रुपया को 2 3 5 6 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो कौन सा होगा, तो 288 को विभाजित करना है 2 3 5 और 6 के अनुपात, तो 288 की तुलना 2 3 5 5 10 और 6 16 से, पहला भाग 2 से 3 से फिर 5 से फिर 6 से, काट दो 16 का 16, क्या 16 का 16, 28 से जब 16 हटा लोगे तो कितना बचेगा, बोले सर 12, 12 पर 8 तो 16 8 128। अब 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 5 90, 18 छके 108। फाइनली जो हम लोग का आंसर आया 36 54 90 और 108। ऑप्शन से मिला दीजिए 36 54 90 और 108। अभी तक जो भी क्वेश्चन ऐसा मिला उसमें ऑप्शन सी ही दिया है, यहाँ भी ऑप्शन सी आया है, तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1348 तो कुछ है ही नहीं, बस वही है
एक वस्तु 2% और 16% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी राशि का क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है। अब पहला विक्रय मूल्य और ये दूसरा विक्रय मूल्य, यहाँ पे 3 रुपया, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है। जब रेशियो निकालना हो तो इससे कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो देख लीजिए क्रय मूल्य अपने आप में 100 है। पहला को 2% लाभ पर तो 102 और दूसरा को 16% लाभ पे तो 116। बस यही दोनों का रेशियो पूछ रहा है। काट दो, 51 दूनी 102 और 58 दूनी 116, 51 अनुपात 58। अब तो कट ही नहीं रहा है दोनों किसी से एक संख्या से, तो 51 अनुपात 58 ही हम लोग का आंसर होगा, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1349, तो बिल्कुल सिर्फ आपको मान रख देना है कि W का मान -2 है, X का मान 3 है, Y का मान 0 और Z का मान -12 है। तो पूछ क्या रहा है, 2 × W के स्क्वायर प्लस X के स्क्वायर प्लस Y के स्क्वायर। जो क्वेश्चन मैं छोड़ भी देता हूँ एक आगो, उसको भी आप बनाइए। पता है मैं जानबूझ के टोटल क्वेश्चन क्यों बनाता हूँ, मुझे पता है बनेगा, लेकिन मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि मुझे देख के आप भी बनाओ, ताकि एग्जाम में मिस्टेक होने का कोई जगह ही नहीं बचे। इजी क्वेश्चन तो इतना फास्ट बनाने का आप में एक्टिविटी आ जाए कि जो 20-25 क्वेश्चन हार्ड रहता है, जो सोचने वाला रहता है, हर एग्जाम में ऐसा रहता है, उस पे आप बेहद समय बेहतर ढंग से दे सके, हड़बड़ाए नहीं, ताकि आपका रिजल्ट हो, क्योंकि उसी पर रिजल्ट निर्भर करता है। बाकी इजी क्वेश्चन तो औसतन सभी बच्चे बना ही लेते हैं। तो इस पर भी कमांड करना जरूरी है। 2 × W का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। उसके बाद प्लस X स्क्वायर करूंगा तो X स्क्वायर करूंगा तो X कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 ही हो जाएगा, प्लस Y 0 का स्क्वायर 0। Z का तो इसमें चर्चा ही नहीं किया है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 × 9 4 13 प्लस 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो 26 होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 26 प्लस वाला होगा, पॉजिटिव में आएगा यहाँ पे आंसर हम लोग का। तो आंसर होगा 26 प्लस वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1350, एक नियमित बहुभुज मतलब समबाहुभुज में प्रत्येक बाहुकोण 60 है, तो भुजाओं की संख्या। मैंने एक मास्टर वीडियो बहुत मेहनत करके बनाया है, बहुभुज पॉलीगन, आप जरूर से जरूर देखें। लास्ट में वीडियो आइकन दिखेगा आपको, या तो ऊपर में आपको आई बटन दिखेगा, जरूर देखिए, एकदम नहीं चुके, क्योंकि उसमें बहुभुज विकर्णों की संख्या, बहिष्कोण, अंतःकोण सभी पूरे समाप्त कर दिया। प्लस आपको आर.एस. अग्रवाल का जो पुस्तक है उससे 32 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया, सभी प्रकार के क्वेश्चन का। तो प्लीज उसे एक बार देख लीजिए। यहाँ तो आसानी है कि भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360 बटा बहिष्कोण। क्यों होता है, क्योंकि बहिष्कोणों का योग हमेशा जो होता है ना वो 360 ही होता है। तो भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटा बहिष्कोण या बाहुकोण 60 है, 6 × 36, यानी यहाँ पे जो भुजाओं की संख्या पूछ रहा है वो हो गया 6। तो 6 हो गया, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो आपने देखा 25 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बनाया। मैंने 2 क्लास से प्रयास किया कि 25-25 क्वेश्चन का सुबह शाम अवेलेबल करवाया जाए। आप सभी का रिस्पांस भी मांगा है कि कमेंट के द्वारा देना है। यदि आप लोग कहिए कि 50 क्वेश्चन ही सही है तो वही आपको मिलते रहेगा, ताकि जल्द से जल्द समाप्त हो, या जैसे भी आपको इजी लगे, बोरिंग ना हो, अच्छा से पढ़ सके, फुल तैयारी हो सके। एक भी क्वेश्चन इजी हो या हार्ड छूटना नहीं चाहिए, और मैं छोड़ूंगा भी नहीं। आपको पता है 27 भी फुल सोल्यूशन करा ही दिया, फिर इसमें भी लास्ट में बहुत मजेदार क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, और सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए प्लीज। बेस्ट ऑफ लक।